फोकस करें और इकॉनमी के ऊपर बुनियादी डिस्कशन हो ताकि हमारा कारोबार का माहौल बेहतर हो। आज का ये जो सेशन है ये भी प्री बजट सेशन बुनियादी तौर पे इसी मकसद के लिए है। आदि बड़े सेक्टर्स को आज यहाँ जमा किया है और उनसे हम सुनना चाहते हैं। मसलन एक डेयरी का सेक्टर है, एक बैंकिंग का सेक्टर है और एक टेक्सटाइल का सेक्टर है, और हम उनसे सुनना चाहते हैं कि जो टैक्स का माहौल है इस वक्त वो हमारे बिजनेस को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। ये दुरुस्त है कि हमें टैक्स भी कलेक्ट करना है क्योंकि ये भी हमारी एक रिक्वायरमेंट है, और हमारे यहाँ जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है कहा जाता है कि वो भी कोई फेवरेबल नहीं है। लेकिन हम दूसरी तरफ जो ऑर्गेनाइज्ड कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो डॉक्यूमेंटेड है, उसके ऊपर टैक्स लादते चले जाएं, या जो सैलरीड क्लास है उसके ऊपर टैक्स लादते चले जाएं, तो क्या उससे हमारा बिजनेस का माहौल बेहतर होगा या ख़राब होगा। ये हम जानना चाहते हैं और इसके बारे में गुफ्तगू करना चाहते हैं। आज ये जो सेक्टर्स हैं, अगरचे हम गुफ्तगू तो मज़ीद सेक्टर्स पर भी करना चाहते थे और कई सेक्टर्स ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो भी आज की इस डिस्कशन में शरीक होना चाहते हैं, तो हम इस डिस्कशन को जारी रखेंगे। लेकिन आज हम क्योंकि वक्त महदूद है, इस 2.5 घंटे में हमने अपनी गुफ्तगू को समेटना है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो फाजिल अरकान पार्लियामेंट यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, कौमी असम्बली के अरकान, सेनेट के अरकान, वो और मीडिया से हमारे जो इकानमी और बिज़नेस को रिपोर्ट करते हैं, जो एडिट करते हैं, जो हमारे टेलीविज़न चैनल्स को कंट्रोल करते हैं, वो सब भी इस मौजू के ऊपर इन प्रेजेंटेशन से मुस्तफ़ीद होंगे और बाद में जो डिस्कशन होगी उससे मुस्तफ़ीद होंगे। मैं एक फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये आप सब के लिए ये डिस्कशन एक अच्छे कारोबारी माहौल को बनाने में मुमिद व मुआविन साबित होगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, चूँकि मंडवीवाला साहब आपकी इजाज़त से एहसन इकबाल साहब को भी हमने मदऊ किया था, फिर अचानक कैबिनेट की 3:30 बजे एक मीटिंग कॉल हो गई, तो उन्होंने माजरत की और उन्होंने एक मेहरबानी ये की कि डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद साहब को ज़हमत दी कि वो आज चीफ़ इकानमिस्ट हैं पाकिस्तान के, कि वो अपने कुछ इब्तदाई बातें जो इस बजट से मुतल्लिक हैं और ख़ास तौर पे टैक्स और कारोबारी माहौल से मुतल्लिक अगर हैं तो वो कुछ बातें कर सकें। तो मैं डॉक्टर इम्तियाज़ साहब आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आपकी गुफ्तगू से हम आज के डिस्कशन का आगाज़ करें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं हम आने वाले आफ्टर 10 ईयर्स जो हैं, जो हमारा टारगेट है कि हम ट्रिलियन प्लस इकानमी इंशाल्लाह बनेंगे, तो उसके लिए जो चीज़ें आइडेंटिफाई की गई, जो कमिटमेंट की गई, उसके मुताबिक आने वाला जो बजट है उसके लिए हमने सजेशंस आल दो फाइनेंस मिनिस्ट्री, FBR वो भी इस पे काम कर रहे हैं, और एहसन इकबाल साहब ने इस पे कम्प्रीहेंसिव डिस्कशन के बाद हर सेक्टर को कंसीडर करते हुए जो हमारा लॉन्ग टर्म 5 ईयर प्लान है और उसके मुताबिक अलाइन करते हुए हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी विजिट किया हर चीफ मिनिस्टर के साथ, और वहाँ पे जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, जो वहाँ पे कह लें कि जो मेजर सेक्टर्स हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ के, उनके साथ कम्प्रीहेंसिव डिस्कशन के बाद जो हमने प्रपोजल्स रिकमेंड की हैं, वो प्राइम मिनिस्टर साहब को प्लानिंग मिनिस्टर ने ये सारी डिस्कशन जो है और वो सारी अपनी रिकमेंडेशन उनके सामने रखी हैं ताकि बजट में इनको इनकॉर्पोरेट किया जाए और हमारा जो एक हायर ग्रोथ और एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के जो टारगेट्स हैं उनको हम अचीव कर सकें। इसके साथ ही सर मैं चाहूँगा कि जो हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं और जो आपकी डिस्कशन है आप उसको कंटिन्यू करें ताकि जो बीच में फिर बात होगी तो हम उसको उसमें इनपुट देंगे। थैंक यू वेरी मच। बारे में सोचते हैं जो अगेन शॉर्ट टर्म है, गवर्नमेंट ने सोचा कि इसकी वजह से हमें जो है वो शायद 70 बिलियन रुपीस एक्स्ट्रा आएंगे क्योंकि डिक्लाइन है सेल्स, टॉप लाइन से भी जो है वो डिक्रीज हुआ, बॉटम लाइन तो बिल्कुल उड़ जाती है सर जब इकानमी ऑफ स्केल की वजह से हम जैसे ऊपर जाते हैं तो रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ता है। तो इसमें तो हुआ ये कि उसकी वजह से फार्मर जो है वो 35%, क्योंकि फिर इंडस्ट्री ने क्या किया, कास्ट कटिंग के लिए जो सबसे दूर दराज फार्मर थे डीप इनटू द विलेजेस, वो कलेक्शन सेंटर क्लोज किए, 500 कलेक्शन सेंटर क्लोज हो गए।
कोई 40,000 के करीब जो है वो फार्मर डिस्प्लेस हो गए। अब वो फार्मर अगले दिन क्या करेगा? अगर आज मैं उससे दूध नहीं लूँगा तो वो लूज मिल्क मार्केट में कम्पीट करेगा, वहाँ के ऊपर उसके पास मार्केट है ही नहीं। सो फार्मर लाइवलीहुड, फिर हम हमेशा से कह रहे थे कि इसको फार्मलाइज करना है सेक्टर को, ताकि ज़्यादा, क्योंकि सर हम जो है वो टैक्सेशन जीरो रेटेड का मतलब ये नहीं है कि उस दूध पे टैक्सेशन नहीं थी, उसका 30% हमारे ऊपर इनकम टैक्स है, अनदर 10% सुपर टैक्स है। सो इसका मतलब ये है कि 40% तो जो हम कमा रहे थे उसका गवर्नमेंट ही लेके जा रही थी। तो एक्चुअली जो है वो 17 बिलियन रुपीस तो हम पहले भी टैक्स उसी दूध में से दे रहे थे, जो कि उसकी वजह से था कि हम बॉटम लाइन से दे रहे थे। लेकिन हुआ ये कि वो बॉटम लाइन सारी उड़ गई, टॉप लाइन से जो जितना अस्सलाम वालेकुम सर, तो टॉप लाइन से जितना सर था वो भी कम हो गया। तो उसके नतीजे के अंदर जो है जो 70 बिलियन गवर्नमेंट ने सोचा था तो उनको भी एक्चुअली 44 बिलियन मिला। लेकिन एक स्लिपरी स्लोप है जिसके ऊपर हम जा रहे हैं मुसलसल। ये हम समझते ये हैं कि अगर ये टैक्सेशन इसी तरह से रही, ना ये फार्मर के भले के लिए अच्छी है, ना कंज्यूमर को जो है वो भला है न्यूट्रिशन उसके लिए, और हम इतनी बड़ी जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट भी है उसका हम इतना बड़ा बेस लेके बैठे हुए हैं, वो वेस्ट में जाएगा, और जो हम एक्सपोर्टेबल सरप्लस उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं शायद वो भी नहीं होगा। और अल्टीमेटली होगा क्या कि सर ये इसके अंदर जो है वो डिवेस्टमेंट होना शुरू हो जाएगी। सो पिछले साल में सर एक फार्म के अंदर एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, क्योंकि हम ऑलरेडी फार्म्स को छोड़ रहे हैं। तो फार्मर क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा? अगरचे पिछले 3-4 साल में अगर देखें तो 15-20% उसमें इन्वेस्टमेंट हो रही थी, अच्छी फार्मिंग प्रैक्टिसेस आ रही थी, अच्छे फार्म बन रहे थे, उससे एक्सपोर्ट भी होना शुरू हो गई थी। और हमारे भी सर जो क्योंकि लोकली मसल्स वीक हुए, कॉरपोरेशंस के कास्ट कटिंग पे चले गए, एम्प्लॉइज ले ऑफ पे चले गए, बहुत सारी जो पड़ा हुआ है 70 बिलियन के ऊपर जो इनफॉर्मल से फार्मल सेक्टर के अंदर ऑप्शन है, जहां के ऊपर अगर उसकी बॉटम लाइन ही सिर्फ ले लें तो विदाउट टैक्सेशन भी जो है 500 बिलियन की उसकी टैक्स जो है उसका पोटेंशियल बनता है, वो भी ज़ाय होगा। लेकिन इसकी वजह से जो है सर इनफॉर्मल ट्रेड को बूस्ट मिलेगा, और वो मिला पिछले साल में सर। हमारी जब 70 रुपीज प्राइस बढ़ी तो तकरीबन 40 से 50 रुपए जो है वो लूज मिल्क की प्राइस भी बढ़ी, हालांकि फार्म गेट प्राइस नहीं बढ़ी सर। फार्मर हमने छोड़े क्योंकि फार्मर की सप्लाई और डिमांड में वो जो है उसकी डिमांड कम हो गई, उसकी प्राइस नहीं बढ़ी। लेकिन लूज मिल्क की जो है वो अगर पिछले साल जून की प्राइस लें और आज की लें तो आपको 30-40 रुपए की एस्केलेशन मिलती है। वो सारे पैसे सर इनफॉर्मल ट्रेड में गए हैं। तो उसके ऊपर FPCCI ने रिसर्च करवाई है कि 1.3 ट्रिलियन रुपीस जो है लूज मिल्क मार्केट में एक्स्ट्रा जो है वो गवाले की पॉकेट्स में गए हैं, जो ना बॉटम लाइन से टैक्स दे रहा है ना टॉप लाइन से दे रहा है। और उसके नतीजे के अंदर जो है वो जो इस तरह से कंज्यूमर को कन्वे किया जा रहा है वहाँ के ऊपर भी हेल्थ चैलेंजेस है। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सर वी अंडरस्टैंड के फिस्कल चैलेंजेस हैं, वी अंडरस्टैंड के पाकिस्तान इस टाइम पे टफ सिचुएशन है, लेकिन हमें किन चीज़ों पे टैक्स लगाना चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है, और क्यों लगाना चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है, और उसका मुल्क के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा, कंज्यूमर पे क्या होगा, लोगों पे क्या होगा। वन लास्ट थिंग सर, ये दूध के ऊपर पूरी दुनिया में टैक्स नहीं होता। अगर 180 मुल्कों में जाएं तो 100 से ज़्यादा मुल्कों में टैक्स नहीं है। जिन मुल्कों में है 2%, 3%, 4%, 5%, तो एवरेज टैक्सेशन सर 2.3% है इसके ऊपर। मैक्सिमम किसी मुल्कों में टैक्स है 3-4 मुल्कों में, वो यूरोपियन कंट्रीज हैं, क्योंकि ऑलरेडी मिल्क की कंजप्शन ज्यादा है तो शायद उन्होंने कि उसको बैलेंस करने के लिए वहां पे, और मैक्सिमम 10% है। सो 18% इज एन अनॉमली। हमारे पूरे रीजन में, बांग्लादेश में नहीं है, इंडिया में नहीं है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका कहीं पे नहीं है, पूरी दुनिया में भी नहीं है। और हमने जो है उसको 18% पे दूध को ले गए, जिसके ऊपर फूड पे टैक्सेशन है। फूड में अगर यूरोप में चले जाएं या सेंट्रल एशिया में चले जाएं या एशिया की कंट्रीज में चले जाएं तो वहां पे 20-25% तक भी वैट है उसके ऊपर, फूड के ऊपर, लेकिन दूध पे नहीं है उसमें भी। तो हमने जो है जो मोस्ट न्यूट्रिशियस आइटम को मोस्ट एक्सपेंसिव बना दिया। ऑलरेडी सर 23% जो हमारा हाउस होल्ड का जो किचन का एक्सपेंस है वो दूध पे जा रहा है, हमने उसको 27% उठा के कर दिया सिर्फ इस वजह से, अगर उसकी प्राइस एस्केलेशन देखें तो। मुझे लगता ये है कि सर इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, इसकी फार्मलाइजेशन की वजह से इसका रेवेन्यू पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है, अगर टैक्सेशन ना भी लगाएं, 5% पे ले या 0 पे भी ले, क्योंकि बॉटम लाइन से आप जो है 30-40% ले जाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी से। और इसको फार्मलाइजेशन करने का भी बहुत बेनिफिट है, किसान का भी बेनिफिट है, कंसिस्टेंट सप्लायर मिलता है इसमें। एक्सपोर्टेबल जो है आउट ऑफ 140 बिलियन की जो ट्रेड होती है दूध में, उसकी जो है वो तकरीबन 40 बिलियन हमारे हमसाया में है, इसी जगह के ऊपर है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। तो हम इसमें एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, उसकी प्रोडक्शन भी बड़ी आसानी से बढ़ाई जा सकती है। ओनली थिंग इज़ कि जो है वो गवर्नमेंट को इसको फिस्कल पॉलिसी के अंदर जो है वो टैक्सेशन 5% सिंगल डिजिट करनी पड़ेगी, और ग्रेजुअली जो है वो इसको जो है वो उस पर एग्जाम पे लेके जाना पड़ेगा। अदरवाइज सर जो है वो ये हम सब के लिए नुकसान होगा। थैंक यू सर।
to its customers, to its shareholders, for the country's economy, and of course for the government as well. अब हमारा जो ये मैंने एक समरी बेसिकली दिया विच इज़ बेसिकली द क्रक्स ऑफ द प्रेजेंटेशन कि पाकिस्तान में जो इस वक्त हाईएस्ट टैक्स पेयर है इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर वो इस वक्त बैंकिंग सेक्टर है. क्लोज टू 55% रफली जो है वो हमें इस दफ़ा टैक्स दिया है और आगे भी देना पड़ेगा. बाकी जो कॉर्पोरेट सेक्टर है दे आर अराउंड 39%, some are 29%. So right now the banking sector is bearing the brunt of the tax collection. इसमें ऑफ कोर्स हमारा FBR के साथ काफ़ी इसके ऊपर डिस्कशंस भी हुई हैं कि हाउ वी कैन मेक दिस अ मोर वायबल प्रोपोजिशन, बिकॉज अगर आप दुनिया की ग्लोबल रैंकिंग्स भी देखें तो उसमें पाकिस्तान का जो बैंकिंग सेक्टर है या जो बैंकिंग सेक्टर है एज अ होल, पाकिस्तान इज़ ऑन टॉप. एंड जो बाकी जो और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो 25%, 24%, 20% और लेस उसके अंदर ऑपरेट कर रही हैं. बैंकिंग सेक्टर पे एक काफ़ी बड़ा एक आई थिंक सवाल उठता है स्पेशली मीडिया की तरफ से और लोगों की तरफ से भी कि जी ये बहुत कमाई करते हैं और तो उनको तो टैक्स बनता ही है. तो कमाई तो करते हैं लेकिन उसमें से मोर देन 50-55% हम वापस भी दे देते हैं बैक टू द एक्सचेकर. उसके अलावा हम गवर्नमेंट डेफिसिट को भी फाइनेंस करते हैं. वी आर द लार्जेस्ट फाइनेंसियर ऑफ द डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट. ऑलमोस्ट 80-85% ऑफ द गवर्नमेंट की जो बोरिंग है या गवर्नमेंट की जो डेफिसिट है उसको बैंकिंग सेक्टर फाइनेंस करता है. और फिर ये भी सवाल उठाया जाता है कि जी आप तो बड़े आराम से गवर्नमेंट को लोन दे देते हैं इन द शेप ऑफ इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स या सकूक्स या टी बिल्स वगैरह, और आप जो प्रोडक्टिव लेंडिंग है उसके अंदर ज़्यादा एंटिसिपेट या इतना ज़्यादा इंगेज नहीं होते. तो इट्स अ डबल एज सॉर्ड, बिकॉज हमने अगर हम गवर्नमेंट को फाइनेंस नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? वेयर विल दे गो? दे विल गो टू अ मोर एक्सपेंसिव एरिया टू फाइनेंस द डेफिसिट. या तो डेफिसिट कम करा लें, इनकम बढ़ा लें, खर्चे कम कर लें. बट इरिस्पेक्टिव आई थिंक दुनिया के ऑलमोस्ट हर मुल्क में ही डेफिसिट होता है. सवाल यह है कि वो डेफिसिट फाइनेंस किस तरह हो रहा है और किस रेट के ऊपर हो रहा है. So in Pakistan, banks play a huge role in this respect, और वो play भी करता भी रहेगा. On the other hand, of course, उसका थोड़ा सा impact हमारी lending पे भी पड़ता है. अब lending में issue ये है कि banks are work on documentation, चाहे वो account खोलना हो या loan देना हो. हमारे मुल्क में documentation का एक बहुत बड़ा मसला है, especially in the SME sector, agri sector. Salaried sector, of course, it is one of the most documented sectors in the country, but majority जो है वो अभी भी undocumented है. So out of 140 million adult population of this country, about 15 years and above, उनमें से 115 मिलियन के बैंक अकाउंट्स या डिपॉजिटरी अकाउंट्स हैं बैंकिंग सेक्टर में, और 91 मिलियन के करीब यूनिक अकाउंट्स हैं, यानी कि एक कस्टमर का एक ही दफ़ा काउंट किया जाएगा इरिस्पेक्टिव उसके कितने अकाउंट्स हैं. सो 91 मिलियन यूनिक अकाउंट्स हैं, और इसमें रफली 37 मिलियन फीमेल अकाउंट्स हैं, विच इज़ आई थिंक अ बिग जंप फ्रॉम प्रीवियस फ्यू ईयर्स. एंड आई थिंक जेंडर डाइवर्सिटी और विमेन की इंक्लूजन के लिए ये बहुत बड़ा बैंकिंग सेक्टर ने स्टेप भी लिया है टू प्रमोट, स्पेशली इन द SMEs, द सोल प्रोप्राइटर्स, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इक़दाम भी किए गए हैं प्रोडक्ट्स की शक्लों में एंड ऑल दैट. तो उस लिहाज से देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर ने काफ़ी आई थिंक एडवांसमेंट की है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ gender diversity, but also
almost 60% of financial inclusion. अगर आप इस तरह का गोल देखें कि अगर 140 मिलियन की अगर एडल्ट पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, तो 115 मिलियन के तो ऑलरेडी डिपॉजिटरी अकाउंट्स हैं. अभी मैं 115 मिलियन या 110 मिलियन मोबाइल वॉलेट अकाउंट्स को भी नहीं गिन रहा. अभी मैं वो अलग हैं जो कि ब्रांचलेस बैंकिंग के एफर्ट्स के थ्रू लाइक इजी पैसा, जैस कैश, इसके थ्रू एंड 14 अदर बैंक्स के थ्रू जो ये मोबाइल वॉलेट अकाउंट्स भी खुल रहे हैं. सो उस लिहाज से देखा जाए तो आई थिंक काफ़ी अच्छी हमारी मैपिंग बेस्ड ऑन दी एडल्ट पॉपुलेशन हो चुकी है. बट स्टिल वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो. सिर्फ अकाउंट खोलना ही काफ़ी नहीं है. लेंडिंग इज़ द की. सस्टेनेबल लेंडिंग बहुत ज़रूरी है मुल्क में, और उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है. अगर मैं आपसे थोड़ा सा बस ये शेयर करूं कि जो हमारी एसएमई साइड है, इसके अंदर अभी हम लोगों की एज कंपेयर टू लास्ट ईयर वी ग्रू दी, उसमें कोई शक नहीं है. बट उसका ये मतलब भी नहीं है कि वी आर द मोस्ट टैक्स्ड. हमारे साथ बैंकिंग सेक्टर के साथ मैं ऑलरेडी टैक्स रेट पे तो बात कर ही चुका हूँ, बट उसके अलावा भी जो विंडफॉल टैक्स हम पे लगाए गए हैं वो आई थिंक वो एक्सपेक्टेड नहीं थे, और जिस तरह लगाए गए हैं वो भी आई थिंक उस पर भी हम लोगों को बड़ा कंसर्न है. बिकॉज दुनिया में कहीं भी बैलेंस शीट के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, इनकम स्टेटमेंट पे टैक्स लगता है, रेवेन्यू के ऊपर टैक्स लगता है. उसके ऊपर बैंकिंग सेक्टर बिल्कुल तैयार है टू सिट विद एफबीआर, सिट विद द गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कम अप विद अ सोल्यूशन के हाउ डू वी गो अबाउट इट. आपको ये भी मालूम होगा कि लेट लास्ट ईयर एडीआर का एक इशू खड़ा हुआ था विच इज़ बेसिकली एसेट्स टू डिपॉजिट रेशो, और उस पर भी हमें एक 15% आर्बिट्रेरली एफबीआर ने हमारे ऊपर टैक्स लगाया, जो कि उनका ना एरिया बनता है, ना वो हमें रेगुलेट करते हैं, हमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेगुलेट करता है. उस पर भी हमें काफ़ी कंसर्न था, और ये उसके बाद फिर इन्होंने रिमूव कर लिया था टुवर्ड्स द ईयर एंड. स्टेट बैंकिंग सेक्टर को और टैक्स देने में कोई मसला नहीं है. ऑलरेडी हम वी आर द हाईएस्ट टैक्स पेयर, लेकिन आई थिंक अगर आप मिल के बैठ के बात करें और हमारे भी जो चैलेंजेस हैं उनको भी अगर हुकूमत एड्रेस करे, सो उससे ओवरऑल इकॉनमी का भी ऑब्वियसली फ़ायदा है, और जो हमारी लेंडिंग बुक है जो इस वक्त 13 ट्रिलियन पे खड़ी है, उसमें और मज़ीद इजाफा डेफिनेटली हो सकता है. हमें हेल्प कहाँ पे चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर. अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो पंजाब का जो लैंड रिकॉर्ड है वो तकरीबन ऑलमोस्ट डिजिटाइज्ड है. सिंध को अगर आप देखें तो ज़ीरो डिजिटाइजेशन है. केपीके में अगर आप देखें तो थोड़ी बहुत वहाँ पे अब काम शुरू हुआ है. अब अगर एक फार्मर है, अगर उसको लोन चाहिए तो उसका लैंड रिकॉर्ड बहुत क्रिटिकल है, उसकी वैलिडेशन होनी बहुत ज़रूरी है, और उसकी बुनियाद पे और एंड अमंग अदर थिंग्स उसको फिर लोन मिल सकता है. राइट नाउ पीएम साहब का एक इनिशिएटिव है फॉर एक्सेस टू फाइनेंस, जिस पे आज ही हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ भी एक फ्रेमवर्क डिस्कस हुआ है, जिसमें जो स्मॉल होल्डर फार्मर है उसको हम सपोर्ट करेंगे. जो ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर स्मॉल होल्डर फार्मर को इतना सपोर्ट नहीं करता है बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द लोन. और नॉर्मली जो स्मॉल होल्डर फार्मर है जो 12 एकड़ और उससे कम की जो ज़मीन को वो इधर एज अ टेनेंट, मोस्टली टेनेंट्स ही होते हैं, उनको जो वो काश करता है तो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो 2.5-3 लाख 4 लाख के अंदर अंदर होती है फॉर क्रॉप इनपुट्स एंड ऑल दैट. तो उसको अब हम एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं कि क्लीन लेंडिंग की बेसिस पे अनकोलैटरलाइज्ड लेंडिंग हम उस सेक्टर को करें, और उसके अंदर अपॉर्चुनिटी भी बहुत है. बट गवर्नमेंट से, और स्पेशली आफ्टर 18th अमेंडमेंट, क्योंकि ये प्रोविंशियल इशू है इन टर्म्स ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, तो उसमें अगर हमारे सूबे हमारी हेल्प करें तो उसमें बहुत आई थिंक तेज़ी भी आ सकती है और ग्रोथ भी आ सकती है. क्योंकि राइट नाउ फार्मर हैज़ टू रन, स्पेशली जो छोटा फार्मर है, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू गेट अ लोन, और दैट्स वेयर वो इनफॉर्मल ज़रियों के थ्रू बहुत महंगी अपनी फाइनेंसिंग लेता है, और ना उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने प्रोडक्ट्स को हेज करने की, बिकॉज स्टोरेज के बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं. एनीवेज, तो
I don't want to go into the nitty-gritties of क्या मैं सिर्फ आपको ये सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी और पोटेंशियल हमारे मुल्क में माशाल्लाह बहुत है, उसमें कोई शक नहीं है. बात फेयर एंड इंक्लूसिव से मुराद ये है कि ये ना हो कि रियल एस्टेट जैसा अनप्रोडक्टिव सेक्टर उसमें टैक्सेशन कम हो, जबकि मैन्युफैक्चरिंग, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और दूसरे सेक्टर्स जो आपको पैसे कमा के दे रहे हैं उन पे टैक्सेस आए हों. तो दिस इज़ नॉट इंक्लूसिव, दिस इज़ नॉट फेयर. नंबर 3, मैं चूँकि रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल को, जो कि एक्सपोर्टर्स की एक एसोसिएशन है, एक थिंक टैंक है, तो हम जब टैक्सेशन को देखते हैं तो उसमें एक और चीज़ फैक्टर इन करते हैं, वो है ग्लोबली कंपेटिटिव टैक्सेशन. अगर मेरे मुल्क में मेरे पे टैक्स मेरे कंपेटिटर से ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी और मेरा प्रोडक्ट जो है जिस मार्केट में compete करेगा बांग्लादेश के साथ, वियतनाम के साथ, चाइना के साथ, तो वो compete ही नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ द कॉस्ट जो मुझे यहाँ पे बेयर करनी पड़ रही है. और फाइनली आप अपनी उस टैक्सेशन को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि जिन पॉलिसी गोल्स को आप अचीव करना चाह रहे हैं वो उन्हीं की तरफ डायरेक्टेड हों. अगर आज हमारा मुल्क ये फैसला करे कि हमने सर्विस इकॉनमी बनना है, जिसमें हम लोगों को बाहर, ऑलरेडी लोग खुद भी जा रहे हैं, लोगों को खुद भेजना शुरू करें. ज़ाहिर है दुनिया के अंदर डिमांड है, काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स हैं, तो हम लोगों को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं. ये हमने फैसला करना है. तो जो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आज है वो ये है कि क्या टैक्सेशन मेरे मुल्क में जब होगी तो वो मेरी मर्जी से होगी कि नहीं. आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो इनकम टैक्स लॉ है, इट इज़ एन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ऑफ 2001, जो कि अनफॉर्चुनेटली एक डिक्टेटरशिप के ज़माने में आया. उससे पीछे चले जाएं तो 1979 में जो आपका दूसरा इनकम टैक्स, पिछला इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस था, दैट वाज आल्सो अंडर अ डिक्टेटरशिप. तो दुनिया ये कहती है कि टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन इज टायरनी. और अगर आज पाकिस्तानी अपने मुल्क में अपनी मर्जी से टैक्सेशन की पॉलिसी में इनपुट नहीं दे सकता, तो वी नीड टू क्वेश्चन आवरसेल्व्स. देयरफॉर फर्स्ट रिकमेंडेशन इज we need to make an act by the parliament जिसमें discussions हों, जिसमें हम people of this country फैसला करें कि taxation कैसी होनी चाहिए इस मुल्क में. एक और जो चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, इस मुल्क में नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते, पाकिस्तानी टैक्स देना नहीं चाहते. आप डेटा उठाएं, पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट हैवीली टैक्स्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. हम मोबाइल लेते हैं, हम बच्चे की फीस देते हैं, हम बिजली का बिल देते हैं, हर चीज़ में एडवांस इनकम टैक्स कट रहा है, हर पाकिस्तानी से काटा जा रहा है. तो क्या ये फॉल्ट ऑफ द पीपल है या फॉल्ट ऑफ द पॉलिसी है कि आपकी टैक्स टू जीडीपी रेशो इंप्रूव नहीं कर रही? एंड व्हाई इट इज़ द फॉल्ट ऑफ द पॉलिसी? बिकॉज नंबर्स आपके सामने हैं. इस वक्त टैक्स टू जीडीपी रेशो इज एट 10%. अगेन ये एक इशू है. यू हैव टू डिसाइड कीपिंग इन व्यू द peculiar circumstances ऑफ अ कंट्री. वर्ल्ड बैंक कहता है कि जी आपकी टैक्स टू जीडीपी रेशो शुड बी 15%. इस वक्त हमारा एफबीआर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कॉन्टिन्यूसली ये एडवोकेट कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशो शुड गो टू 15%. भाई आप ये समझें कि जब वो टैक्स टू जीडीपी रेशो 15% कहता है तो उसके साथ उसमें ये भी कहता है कि डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो 50% होंगे. आपके मुल्क में डायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं? आपके मुल्क में तो सारे के सारे टैक्सेस इनडायरेक्ट, मेजॉरिटी इज इनडायरेक्ट टैक्सेस. सो इफ यू वांट टू अचीव दैट टारगेट ऑफ टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑफ 15%, you should also strive for having 50% of that amount through direct taxes. उन डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आप चले जाएं तो आपको नजर आएगा कि उसमें से भी 60% आर विद होल्डिंग टैक्सेस. मैं एक कंपनी अगर चला रहा हूं
تو فری آف کاسٹ گورنمنٹ کو یہ سروس پرووائڈ کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے امپلائیز کو جو تنخواہ دینی ہے میں نے ایٹ سورس ٹیکس کاٹنا ہے. آئی ول ایکٹ ایز اے فری آف کاسٹ ود ہولڈنگ ایجنٹ اینڈ آئی ول گیو دیٹ اماؤنٹ ان ٹو دا گورنمنٹس کٹی. ویئر از ایف بی آر ان دیٹ؟ اس میں ایف بی آر کا کیا رول ہے؟ یعنی کہ جو آپ ڈائریکٹ ٹیکسز لے رہے ہیں اس میں سے بھی 60% آر ود ہولڈنگ ٹیکسز. دس مینس کہ ایف بی آر کا رول اور کم ہے آپ کی ڈائریکٹ ٹیکسز کی کیلکولیشن میں. سو یہ جو 4 پرنسپلز ہیں یہ آپ کے سامنے رکھ لینے کے بعد بریفلی میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت چونکہ میں ٹیکسٹائل کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں تو ہمارے اوپر جو ٹیکسز لگ رہے ہیں وی آر این ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری, اس کا امپیکٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کی کنٹریبیوٹرز جو ہماری ٹیکس کیلکولیشن میں آ رہے ہیں آپ کے ملک میں کارپوریٹ ٹیکس ہے جی 29% کا 1. دین دیر از اے سپر ٹیکس آف 1 to 10% جو آپ کی ڈفرینٹ انکم کے بیسس کے حساب سے لگتا ہے. آپ نے 5% ورکرز پروفٹ پارٹیسپیشن فنڈ دینا ہے, آپ نے 2% ورکرز ویلفیئر فنڈ دینا ہے. اگر آپ ایکسپورٹر ہیں تو آپ نے 0.25% ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج بھی دینا ہے, اور پھر آپ نے منیمم ٹرن اوور ٹیکس آف 1.25% دینا ہے. جب آپ ان سب ٹیکسز کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہم نے یہ کیلکولیشن آپ کے سامنے رکھی ہے, سلائڈ تھوڑی سی پلٹرڈ ہے, میں آپ کو اس کا کانسیپٹ بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ پاکستان میں ایک بزنس کی $100 ملین کا سیل ہے, اس میں سے 50% وہ پاکستان کے اندر بیچ رہا ہے, 50% وہ پاکستان سے باہر ایکسپورٹ کر رہا ہے. تو 278 کے ریٹ پہ دیٹ بیکمز 27.8 بلین روپیز. ٹھیک ہے جی. اگر ہم سپوز کریں کہ اس بزنس کا پروفٹ مارجن فار ایگزامپل 1% ہو, تو جب یہ سارے ٹیکسز آپ اس پہ لگا دیں گے تو کین یو امیجن کہ اس کی ٹیکسیشن کی کاسٹ کیا بن جائے گی؟ سر 147%. مطلب یہ ہے کہ اگر میں 100 روپیہ کما رہا ہوں تو میں نے حکومت کو 147 روپے دینے ہیں. یہ کیلکولیشن ہم نے ایف بی آر کے سامنے بھی رکھی ہے. they themselves are not willing to believe کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہم نے کہا کہ سر ایسے ہے, نمبرز آپ کے سامنے ہیں. تو پھر اگلی بات یہ تھی کہ یار آپ کا تو پروفٹ مارجن 1% نہیں ہے نا, آپ کا پروفٹ مارجن زیادہ ہے. تو میں نے پھر ان کو یہ کہا کہ سر پروفٹ مارجن زیادہ کیسے ہوتا ہے؟ پروفٹ مارجن زیادہ ہوتا ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہونے سے. اس وقت پاکستان میں انٹرسٹ ریٹس شکر ہے کہ 22% سے 11% 12% پہ آ گیا ہے, بٹ اٹ از اسٹل ہائیسٹ ان دا ریجن. ٹیکسیشن آپ کی ہائیسٹ ان دا ریجن, انرجی ریٹس آپ کے ہائیسٹ ان دا ریجن. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں جب یو کے میں یا یو ایس میں انڈیا کے ساتھ یا ویتنام کے ساتھ ایکسپورٹ کروں گا, کمپیٹ کیسے کروں گا اس کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے ساتھ؟ سو آپ لوگوں کے سامنے جو درخواست ہے وہ یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹیرینز موجود ہیں, میڈیا موجود ہے, تھنک ٹینکس موجود ہیں. وی نیڈ ٹو اسپیک اپ, وی نیڈ ٹو ٹیل دا گورنمنٹ اینڈ عوام کو بتانا ہے کہ بھائی یہ ٹیکسیشن میری بہتری کے لیے ہونے چاہیے. ہم اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ جی ہم نے ایکسپورٹس نہیں کرنی تو گورنمنٹ فیصلہ کر لے, ہم کوئی نیا کام کر لیں گے. لیکن کہنا یہ کہ وی نیڈ ٹو ہیو این ایکسپورٹ لیڈ گروتھ اینڈ دین یو ٹیکس یور ایکسپورٹر. اچھا اس میں آپ یہ مزے کی بات دیکھیں کہ میں نے آپ کو 50-50 کا آپ کو ایک سینیریو بتایا. اف آئی ایم 100% ایکسپورٹر دا کاسٹ گوز ٹو 160%. یعنی کہ میں اگر 100 روپے کما رہا ہوں تو میں نے 160 روپے گورنمنٹ کو دینے ہیں جی. یہ پروفٹ مارجن جب ایک ہو تو پھر ہے. سو پلیز مائی ریکویسٹ ٹو دس آگسٹ ہاؤس ول بی کہ آپ جہاں پہ بھی جائیں, جس فورم پہ بھی جائیں, وی نیڈ ٹو ٹیل دا گورنمنٹ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے کہ سر میڈم ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے ملک کی اکانومی کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. جس طرف بھی لے کے جانا چاہتے ہیں وہ آپ فیصلہ کر لیں اور ہمیں بتا دیں, ہم اکارڈنگلی اپنی بزنس اسٹریٹجی بنا لیں گے جی. تھینک یو. Now going to preside another one. مجھے صرف یہاں پہ پریزنس شو کر کے سالیڈیرٹی دینی تھی کہ کنسلٹیشن پروسیس ہمارا جو ہے وہ
थोड़ा ओपन होना चाहिए, जो भी इश्यूज हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, आई एम सरप्राइज दैट द टेक्सटाइल सेक्टर इज कंप्लेनिंग, बट बाकी लोगों का कंप्लेन ये होता है कि देयर इज़ टू मच फोकस ऑन सर्टन सेक्टर्स और बाकी इग्नोर किए जाते हैं. तो इस लिहाज से आई एम ग्लैड. एक डिफरेंस हमारी जो तरीक़ेकार है उसमें इस साल आना है, which is के before this it surprised some people, but National Assembly Standing Committee Finance never used to get a chance to look at the finance bill. Senate देखती थी और सिर्फ रिकमेंडेशन भेजती थी जो हुकूमत फाड़ के फेंक देती थी. Now they are bound to not only send but also take the recommendations. और जिस तरह से हमारा इंटेंशन है कि हम स्टेक होल्डर्स को भी बार बार, एंड ऑल द वंस हु आर स्पीकिंग हियर एज वेल एज others who are not present here, क्योंकि ज़ाहिर है बगैर स्टेक होल्डर्स के देखें अब दो तीन चीज़ें. इट इज़ अ फैक्ट के वी हैव अ वेरी लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो. It is a fact that all of us should be paying as much of direct taxes. I agree with you there. As much of direct taxes and not as much consumption tax. क्योंकि consumption tax ज़ाहिर है, जैसे आपको पता है कि वो discriminate नहीं करता between the rich and poor, whereas income tax does. Of course, FBR has historically gone for the easier option कि या एट सोर्स काट लो या एडवांस में काट लो, बट समबडी एल्स बी द कलेक्टिंग एजेंट, और हम घर बैठ के, मैंने कहा एफबीआर अबॉलिश करके अगर आपने एक कंप्यूटर लगा दो, सिर्फ आपने अकाउंटिंग ही करनी है और कलेक्शन नहीं करनी, तो देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ हैविंग सच अ बिग टैक्स मशीनरी. बट एनीवेज, हैविंग सेड दैट, दैट विल टेक अ रेवोल्यूशन बिफोर वी गेट टू दैट पॉइंट. एफबीआर रिफॉर्म्स जो है वो होने हैं, बट इट विल टेक टाइम. So my assurance here would be to all the, not my colleagues, but the people who have issues regarding taxation, that we will hear you out. Budget will be presented on the 2nd. हमारी hearings जो हैं वो 9th से शुरू हो जाएंगे. शायद सलीम साहब जो हैं उससे पहले शुरू करते हैं. He is heading the Senate Finance Committee. So दोनों आपके सामने हाजिर हैं. इनके पास पे जो आएगा वो अल्टीमेटली फिर रिकमेंडेशंस हमारे पास ही आएंगी. सो ऑल दीज थिंग्स विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. ऑफ कोर्स, गिवन द टाइट फिस्कल सिचुएशन, गिवन द IMF प्रोग्राम, गिवन द टोटल रिजिडिटी ऑफ व्हाटएवर वी हैव प्रॉमिस्ड द IMF, रूम टू मनूवर बहुत कम होता है, क्योंकि हर चीज़ का जवाब एक ही आता है कि जी ये तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा उनको. सो वो चीज़ें जहन में रख के, और ये भी प्लीज़ एक फ़िलासफ़ी है, मैं यहाँ भी थोड़ी बहुत ये सुनने में आई, लेकिन ओवरऑल सोसाइटी में भी है कि टैक्स ज़रूर लें, लेकिन मुझसे ना लें, बाकियों से ले लें. सो आई मीन दैट वी हैव टू मूव बियॉन्ड दैट, बिकॉज दैट वोंट वर्क. सो बाकी कोई अनफेयरनेस है, कोई अनॉमलीज़ हैं. I am also a supporter of export-led growth. I think जो exports को हम डैम्पन करते हैं वो अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी को नुकसान देता है. सो यस, इसलिए आई एम सपोर्टिंग द गवर्नमेंट्स पॉलिसी के जो रेगुलेटरी ड्यूटी है उसको कम करें, जो विच इज़ बेसिकली हेल्पिंग द इम्पोर्ट्स, बट इम्पोर्ट्स अल्टीमेटली विल हेल्प बिल्ड योर एक्सपोर्ट surpluses. So let us move in that, but we need reforms both in FBR as well as government. तो इंशाल्लाह ये हमारी कन्वर्सेशन मेरे कलीग्स के साथ तो असेंबली में, लेकिन बाकी लोगों के साथ कमेटी में भी जारी रहेगी. आई एम सॉरी आई हैव टू रन, मैं PSC की मीटिंग प्रिजाइड कर रहा हूँ, विच आई हैव टू स्टार्ट ऑन टाइम. थैंक यू वेरी मच जी. बहुत शुक्रिया वेरी काइंड ऑफ यू कि बजट के इन दिनों में आपने इतना वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए. थैंक यू वेरी मच. सिलसिला थोड़ा सा पहले शुरू कर लिया जाए
اور اویئرنیس اور ناٹ اویئرنیس اونلی ڈیفینیٹلی دا ریسرچ مٹیریل بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ممبر آف دا پارلیمنٹس کے لیے وہ بہت آسان بھی ہو جاتی ہیں, ایکسیس میں بھی ہو جاتی ہیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں شاید لائک ابھی بھی جیسے میں تینوں سیکٹرز جو ہیں جنہوں نے بات کی اس کے اوپر بات ہو رہی تھی, تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم انٹرنیشنلی چیزوں کو لے کے جب چلتے ہیں, بیکاز ناؤ سم ہاؤ دس از گلوب وچ از ناٹ اونلی می, اٹس اس ناؤ, لائک بہت ساری امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ جو ہے ان کا امپیکٹ ہے, ان کا تعلق پاکستان سے نہیں, پاکستان کے ساتھ باہر جڑے ہوئے ممالک کے ساتھ بھی اس کی ٹیکسیشن کا بھی امپیکٹ جو آتا ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا, جس پہ ہم جیسے اگر ہم کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اگر بات کریں تو جیسے ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, امپورٹ ایکسپورٹ کے بہت سارے اور جو سیکٹرز ہیں, اس میں جو سی بیم کا جو نیکسٹ اپ کمنگ چیلنج وچ از اے ہیوج چیلنج وچ از اپ ریزنگ ناؤ, اینڈ آف کورس جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو ترقی ہے اور پاکستان کے پاس جو روم ہے وہ بہت کم ہے اس طرح سے, کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ کو بہت ساری چیزوں کے ساتھ آگے چیلنجز کو جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ چلنا بھی ہے. اسی طرح سے شروع میں جیسے آپ نے بلال صاحب ایک بات کی تھی کہ ہم لوگ جو پیمرا کے حوالے سے یا ایئر کوالٹی ٹائم کے بارے میں بات کی گئی, تو وی آر دا ونز ہو ڈیفینیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی بہت سے اور بھی ممالک میں ہیں, لیکن پاکستان میں بھی جو میڈیا کا ایک رول ہے وہ بہت اہم کردار ہے, لیکن وہ کردار کہاں کس طرف جا رہا ہے, کیا وہ صرف مرچ مسالہ یعنی کہ سیاسی گفتگو, بیک بیشنگ جو ہے ایک دوسرے کو مار دیا اکھاڑ دیا, اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ اسی میں رہ جاتی ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں ہمارا ایک جو بہت بڑا ڈیلما ہے وہ یہ ہے کہ امپورٹنٹ چیز جو ہے دیٹ از آلویز بین covered by the urgent thing. So that is something which we all face most of the times. But getting back to the subject, I think SDGs اگر ہم بات کریں, ہمارے جو SDGs ہیں اگر ہم انہی کو لے کر چلیں تو I think ان کو اگر step by step, جیسے اگر ہم چائنا کو دیکھیں تو چائنا got a huge success on GDI, they call it the Global Development Initiatives, that how they got a success. Of course we do talk about the different countries, but Sri Lanka, Bangladesh and all, but I think we need to learn from the best practices from that and how we can, because the Pakistan, how we suffered the different challenges, I think that is something which is also a very key component. But getting back to the subject, because the three important sectors which have been discussed over here, of course one is the dairy and agriculture. I'm really grateful to Mr. Nasir sir, Dr. Nasir, the way he has given the presentation, and it's a very, of course, for all of us, the member of parliamentarians who are sitting over here, ہم سب کے لیے وہ بہت الارمنگ بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے, اور ہمیں اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. I'm sure کہ منسٹری جو ہماری جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں, فائنانس آف both houses, they are very important and we have a very good leadership on that, and I think the کسی بھی چیز کا کریڈٹ جو ہے وہ اس کی جو لیڈرشپ رول ہے اس پہ جاتا ہے, اور I think جب چیزیں پارلیمنٹ اور سینٹ کے اندر اس طرح سے ممبر آف پارلیمنٹیرینس کے بیچ میں آتی ہیں, so their input is matter a lot, and I'm sure کہ یہاں پر جتنے بھی my fellow colleagues who are sitting over here, each and every one is a great voice, and they can I'm assured, very much sure on that, کہ they'll definitely put a great part in that. But then coming back to the banking sector, I think جہاں پر ہم بات taxation کی کرتے ہیں وہاں پر I think it's a vice versa as well. Most of the time, you know, it's very much important that how we initiate the things, like how much incentivize we are getting back to the things, how much you know we nowadays, because for me I'm very much relevant to and related to the climate change, so now for me under the sun everything is to the climate change, because ہر چیز کا امپیکٹ جو ہے وہ climate change کے اوپر کے ساتھ جڑا ہوا ہے, چاہے وہ آپ بزنس سیکٹر لے لیں, چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر لے لیں, چاہے وہ ڈیری کا لے لیں, چاہے وہ کوئی بھی چیز لے لیں, ایجوکیشن ہو, چھوٹی سے چھوٹی معمولی سے معمولی چیز جو ہے وہ climate change سے جڑی ہے, اور اس کا جو کلائمیٹ ریلیٹڈ جو اس کا فائنینشیل رسک ہے اس کے اوپر بھی ظاہر ہے جب ہم دیکھتے ہیں اس کی رپورٹنگ اور چیزیں تو وہ کس طرح سے جو ہے وہ جڑی ہوئی ہیں. اور ڈیفینیٹلی پاکستان کا جو بینکنگ سیکٹر ہے دیٹ از ویری شیور دیٹ از بین ہائیلی ایکنالجڈ گلوبلی, بٹ اسٹل آئی تھنک دا روم از ویری مچ دیر فار دا امپروومنٹ, اینڈ ہاؤ وی کین انسینٹیوائز, ہاؤ وی کین برنگ, ڈیفینیٹلی وی آل ٹاک اباؤٹ دا ایلیفنٹ ان دا روم, بٹ ویئر از دا سولوشن, ہاؤ وی کین کولیبریٹلی come
up with the solution kits, easy solution kits for the people of the Pakistan. क्योंकि हर आम जो आदमी, हम सबको ये पता है कि बिजली के बिल में आज भी टीवी का वो जो लाइसेंस का जो टैक्स है, वो चार्ज है, वो लग के आता है. So but you know what is the solutions? So if those solutions can be timely provided and to be discussed with the member of the parliament or to the policy makers, I think by the passage of the time things can get more better, but not at the month of the May. I believe that is more important, that the whole year this discussion should be go on, so everybody should know that on which subject one can come up with the expertise. That is one of my humble suggestion and request to the Pildat, because of course Pildat Bilal sab, we all respect a lot, and of course we all wanted to work, and of course learning has no end, no one is expert. For myself, I just wanted to say, मैं अपने लिए बात हमेशा कहती हूँ कि as being a parliamentarian, I'd never said that I'm an expert, because I'm not. My job is to learn, to seek the expertise, and to bring that thing in the end into the policy document, and to make it for the betterment for the people of the Pakistan. But for that, we need to be work collectively more. And once again, for the textile sector, I would really wanted to say that the Pakistan textile is one of the amazing globally. But how we can facilitate, and we have to go through, क्योंकि मैं ये ज़रूर इस चीज़ को highlight करना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि internationally जब हम देखते हैं textile sector पे, अब जो EU और डिफरेंट कंट्रीज़ के जो क्लाइमेट के जो टैक्सेशंस वहाँ पर भी लग रही है, उनका इम्पैक्ट कैसे आता है. सो वो हमें ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि कुछ टैक्सेस या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर हम अपने मुल्क में हैंडल नहीं करेंगे, और अगर आप बाहर जाके आपने वो ना किया हुआ, तो अगर यहाँ पे 15 रुपये है तो वहाँ पे शायद आपको 115 रुपये या उससे ज़्यादा भी देने पड़ेंगे. टू जस्ट कट इट शॉर्ट, जस्ट फ्यू इन द एंड, आई जस्ट वांटेड टू से दैट पाकिस्तान करंट जो सिचुएशंस हैं, हम उनको देखते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ भी जा रही हैं. एंड आई एम श्योर कि दिस टाइप ऑफ डिस्कशंस can bring a huge gateway and the way forward for the betterment of the country. And I think this 2025-26 budget can play a great like iske andar jo inputs hain of the parliamentarians and the policy makers that can play a pivotal role. And of course this is something where we can say that a critical sort of opportunity to signal the Pakistan's seriousness of in tackling the climate and economic risks uski jo hai. और उसके बाद क्लाइमेट कंपैटिबिलिटी, टैक्सेशन एंड इंसेंटिवाइज, जैसे मैंने पहले भी कहा, अब भी कहती हूँ और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तक हम चीज़ों को इंसेंटिवाइज नहीं लोगों के लिए करेंगे, आई थिंक दैट कैन ब्रिंग मोर बेटरमेंट. एंड एक्सपोर्ट मार्केट के लिए चीज़ें जो सी हैं वो बहुत सारी बेहतरी की तरफ जाती हैं. लेकिन जस्ट टू मेक इट इन द क्लोजिंग, मैं सिर्फ कहना चाहूँगी वंस अगेन दैट प्लीज़ दीज सॉर्ट ऑफ ओपन discussions are very much needed. Very much openly we have to discuss with each other rather than pulling our कि इसने क्या किया, उसने क्या किया. Collectively हमने क्या किया, because अगर हमें genuinely पाकिस्तान की तरक्की चाहिए, हमें genuinely पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बेहतर करना है, genuinely पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर, डेयरी सेक्टर, ऑफ कोर्स मैं डेयरी सेक्टर की ज़रूर इसलिए भी बात करूँ क्योंकि उससे हर खासो आम जुड़ा हुआ है. क्योंकि कोई भी एक आदमी, कोई भी इंसान जो है वो गरीब से गरीब तर जो आदमी है उसको चाय की ज़रूरत है, दूध की ज़रूरत है, उसके घर में दूध की ज़रूरत है. सो वो जो एक आम बंदे की हर खासो आम की जो ज़रूरत है, हमें उन तमाम तर चीज़ों को ज़ाहिर साथ लेके चलना है. लेकिन उसके लिए ओपन माइंडेड होके एक दूसरे के साथ सॉल्यूशंस में अगर हम पढ़ेंगे तो आई थिंक थिंग्स कैन गेट बेटर, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव इट्स नॉट आई, इट्स नॉट यू, it's us. So I think collectively we can go for the betterment. Thank you. बहुत शुक्रिया. Scheduled banks, we have around 150 million bank accounts. अगर मैं मोबाइल वॉलेट्स को भी ऐड करूं तो सब कुछ मिला के कोई 240 मिलियन अकाउंट्स बन जाते हैं, मोबाइल वॉलेट्स एंड नॉर्मल बैंक अकाउंट्स. तो आई थिंक दैट इज़ अ ह्यूज स्टेप in terms of financial inclusion. वो ठीक है, we are not there yet because अभी भी बहुत एरियाज में हम नहीं पहुंच पाते हैं. अभी मैं सिंध का भी मैं मिट्टी और हैदराबाद गया हुआ था और टू मीट वन माइक्रो फाइनेंस कंपनी. रूरल सिंध में इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं, सेलुलर ब्रॉडबैंड नहीं है ताकि हम उनको ऑनलाइन वहाँ पे काफ़ी हद तक असिस्टेड ऑनलाइन हम कस्टमर्स को ऑनबोर्ड कर रहे हैं. उनके पास जाके टैबलेट्स होती हैं, उनको हम जियो टैग करते हैं और उस तरह कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करें. बट कई मेजॉरिटी ऑफ दोज रूरल टू द मैनुअल तरीके का.
तो आज का ज़माना डिजिटल का है, तो हमारी तो पूरी कोशिश है कि हम डिजिटली ऑन बोर्ड करें एज मैनी कस्टमर्स, तो उनके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो इन टर्म्स ऑफ financial inclusion, so I think the banking sector has done a great job, because अगर मैं बोलूँ कि 240 million accounts हैं, that out of 140 million adult population 15 years and above, तो obviously इसके अंदर multiple accounts भी हैं, एक बंदे के 2 3 accounts भी हैं, लेकिन जो मैंने unique numbers आपको बताए थे 91 million unique accounts हैं, unique customers हैं, so that is roughly almost 60% फाइनेंशियल इंक्लूजन इन टर्म्स ऑफ द आपको मैं जो आपने टैक्स की भी बात की कि इनकम टैक्स पे देखें, जो पैसे कमाएगा वही टैक्स दे पाए। मे बी आपको ये सुन के हैरानी हो कि आउट ऑफ ऑलमोस्ट 54% ऑफ द बैंकिंग डिपॉजिटरी अकाउंट्स, उनका बैलेंस 5,000 रुपीज़ और लेस है, राइट? So that means कि a huge chunk, more than 50 million accounts जो हैं, उनके पास बैलेंस 5,000 रुपये और से कम है। So that shows you कि जो आमदनी है या जो इनकम लेवल्स हैं, एटलीस्ट जिनके बैंक अकाउंट्स हैं, वो मेजॉरिटी 50%, more than 50% के बहुत कम पैसे हैं उनके पास। ये आपके वो बेशक वो लो इनकम तबका आ जाता है, सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं वगैरह वगैरह, जिनके अकाउंट्स खुले। So lending is key, because sustainable lending पे banking sector has to go. We are going in that direction. Lending से, productive lending से ही economy भी बेहतर होती है। Rates अब काफ़ी और नीचे आ चुके हैं। Inflation rate आप देख लें, I think record low पे आ चुका है, 0.3% पे आ चुका है in April. So I think with rates going down, the lending will go up as well. But मैंने बात वही की थी कि documentation बहुत critical है। जब तक डॉक्यूमेंटेशन हमारी ज़्यादातर इकोनॉमी नहीं होगी, डॉक्यूमेंट नहीं होगी, लेंडिंग विल नॉट। तो उसमें हम सबका फ़र्ज बनता है, और कि किस तरह हम इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट कर पाएँ, क्योंकि एंड डोंट फॉरगेट कि हमारे अनफॉर्चुनेटली पॉवर्टी लेवल्स भी काफ़ी हाई है, ऑलमोस्ट 100 मिलियन के करीब पॉवर्टी लेवल पे है। सो वी हैव टू सो जितना हम कोशिश कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, और करेंगे ऑफ कोर्स। जिस तरह मैंने जिक्र किया था कि अभी स्मॉल होल्डर फार्मर के लिए हमारा एक फ्रेमवर्क बन रहा है। ठीक। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 मिलियन स्मॉल होल्डर फार्मर्स, तो उनको हम इंशाल्लाह टारगेट करेंगे, ताकि हम उनकी अपनी पर्सनल इकोनॉमी ज़रा बेहतर हो। तो यस, दीज आर दी थिंग्स दैट। थैंक यू सर। डॉक्टर अर्ली 1900s में आ गया था। कास्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कंज्यूमर की, क्योंकि पेस्चराइजेशन में आप जो है वो लोअर टेम्परेचर पे उसको हीट करते हैं, स्टिल माइक्रोब्स होते हैं, तो आपको उसको चिल्ड सप्लाई चेन में ही लेके जाना पड़ता है टिल कंजम्पशन, और उसकी चिलिंग की एक्स्ट्रा कास्ट है सप्लाई चेन में पूरी। और यूएसटी में क्योंकि आप 100% माइक्रोब फ्री कर देते हैं उस मिल्क को, तो आप उसको एम्बिएंट टेम्परेचर पे रख सकते हैं, तो इसकी वजह से जो है वो उसकी चिल्ड सप्लाई चेन की जो कास्ट, जो पैकेजिंग की थोड़ी एक्स्ट्रा कास्ट है, वो चिल्ड सप्लाई चेन की कास्ट से ऑफसेट हो जाती है। तो प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता कंज्यूमर प्राइसिंग में। हैविंग सेड दिस, हमारे जैसे मुल्कों के लिए जहाँ के ऊपर टेम्परेचर के मसले मसाइल हैं, बिजली के आउटेजेस के मसले हैं वहाँ के ऊपर, और जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ी सी गर्म एनवायरनमेट है, वहाँ के ऊपर हमारे जैसे मुल्कों में मोस्टली जो है वो यूएसटी ही होता है, और ये टेस्ट बर्ड्स में भी होता है। फॉर एग्जांपल नीदरलैंड्स में 100% पेस्चराइज है, लेकिन साथ ही बेल्जियम है, जर्मनी है, सारा यूएसटी है, स्पेन में सारा यूएसटी है, हार्डली भी पेस्चराइज मिलता है। बट सो डिपेंड्स के कंज्यूमर का टेस्ट बर्ड क्या कह रहे हैं और लोग उसको कंज्यूम कैसे करना चाह रहे हैं। दोनों के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं है, न्यूट्रिशनली भी कास्ट डिफरेंस नहीं है, कास्ट में भी कास्ट डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर उसको लूज मिल्क के साथ कंपैरिजन किया जाए तो जो जितने भी टेस्टिंग वेस्टिंग होती है नॉर्मली जो है वो 20-25%, 30% डाइल्यूटेड मिल्क मिलता है कंज्यूमर को एंड के ऊपर, जो कि एक्चुअली प्रोड्यूस हुआ होता है। जितने भी ये फूड अथॉरिटीज़ ने स्टडी की हैं, रिसर्चेस हैं, वो यही कहती हैं। तो अगर जो है उसकी न्यूट्रिशन के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अभी इस टाइम के ऊपर फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में 230-40 रुपए में आपको 220 से लेके 240 रुपए में लूज मिल्क मिलता है। जो पैकेज मिल्क है वो 360 में मिल रहा है, तो उसमें अगर 70 रुपीज़ जो है टैक्सेशन निकाल दें तो अराउंड 290 जो है उसकी कास्ट आपको पड़ती है अगर टैक्सेशन के अलावा जो है।
تو اس میں 50-60 روپے کا ڈفرینس ہوتا ہے لوز ملک میں اور پیکج ملک میں، اور اس کے اندر جو ہے وہ لیکن اگر ہم اس میں جو ڈائلوشن فیکٹر کو لوز ملک کے نکال دیں اور پھر یہ مت سمجھے ہم اس کو ایٹ ٹائم را ملک سے کمپیریزن کرتے ہیں، وہ را ملک ہے، یو ایچ ٹی ملک کو یا پیسچرائز ملک کو شاید کمپیریزن کرنا ہوگا جب وہ بوائلنگ کے بعد والے ملک کے ساتھ، کیونکہ اس کو بوائل کر کے پھر کنزیوم کیا جاتا ہے، یہ پہلے سے ایک پروسیسڈ ہے، اس کو ایسا کنزیوم کریں. تو اگر اس کو دیکھ لیں اور بوائلنگ کے لاسز کو دیکھ لیں تو میں نے جب یونیورسٹی میں تھا تو میں نے ایک ریسرچ کیا تھا جس کے اندر ہم نے دودھ لیے تینوں اور اس کو ایک کو پیسچرائز کیا، یو ایس ٹی کیا، بیسک کمپوزیشن، اور اس کے بعد جو ہے بوائل کیا. جو نیوٹرینٹ لاس ہوتا ہے بوائلنگ کے اندر جو ہے اس کے بعد سے جو نیوٹریشنل پروفائل بچتی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ لوز ملک از مور ایکسپینسو ایز کمپیئر ٹو یو ایچ ٹی اینڈ پیسچرائز، بیکاز اس پہ نیوٹرینٹ لاس زیادہ ہوتا ہے. ون آف دی ریزن دنیا کے اندر جو ہے وہ ہاؤس ہولڈ بوائلنگ ختم ہو گئی اور یہ نیوٹرینٹ سینسٹیو پروسیسنگ کی طرف چلا جایا گیا. تو اس کی وجہ یہی تھی کہ دیر از نو فن کہ آپ اتنی نیوٹریشنس پروڈیوس کریں اور اس کے بعد اس کے سارے اس کو کنٹامینیٹ بھی کریں، اس کے سارے نیوٹرینٹ لاس کر کے پھر کنزیوم کریں. سو ہیونگ سیڈ دس، تو اگر اس کو نیوٹریشنلی فائنل کنزیومر پروڈکٹ میں دیکھیں تو اس کے اندر جو ہے وہ ایون لوز ملک سے بھی پرائس ڈفرینشیل اس طرح سے نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ویری ایلیومینیٹنگ، ویری گریٹ لرننگ. سلیم. ہمارے parliamentarians don't like to attend finance committees because it's very boring. Anyway, the good part is جو ہم نے اس سال ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک پروسیجرل چینج کیا ہے، نوید کنور صاحب بھی بتا رہے تھے آپ کو کہ سسٹم یہ تھا کہ بجٹ دونوں ہاؤزز میں سیم ڈے لے ہوتا ہے. سینٹ میں بجٹ ہم 14 دن ہمارے پاس ہوتے ہیں ٹو گیو ریکمنڈیشنز ٹو دا نیشنل اسمبلی. اینڈ واٹ نیشنل اسمبلی یوز ٹو ڈو از جسٹ ویٹ فار دا ریکمنڈیشنز کمنگ فرام دا سینٹ اینڈ جسٹ copy paste the recommendations, put the put the cut motions, put cut motions in the budget in the National Assembly, and that was it. وہ cut motions اگر pass ہو جاتے تھے تو budget amend ہو جاتا تھا, and that was it. That was the system going on for the last I don't know how many years. اس دفعہ جو change ہوا ہے, which I think is a very good change, that we will send these recommendations to the Finance Committee of National Assembly. And the Finance Committee, Standing Committee will discuss these recommendations and also take recommendations from their members. And then they will compile their recommendations directly to the budget. Great. So this is a very big change, which I am very thankful to the National Assembly, to the Speaker, to Naveed Qamar Sahab, that they agreed to this and they have made this change. So National Assembly process will now be the same process which the Senate. کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ nobody used to read the budget. ہم صرف سینٹ میں پڑھتے تھے in the committee, ہم اپنی ریکمنڈیشنز دیتے تھے اور وہ بس ریکمنڈیشنز پڑھی جاتی تھیں, بجٹ نہیں پڑھا جاتا تھا. بٹ ناؤ دا گڈ پارٹ از دیٹ دی NA committee will read the budget with our recommendations and they will know what has come in the budget and what they need to do, you know. So یہ ایک بہت بڑا چینج ہے اس دفعہ. دوسرا, جتنے آپ کے یہ سیکٹرز آئے ہوئے ہیں, آئی ایم ویری ہیپی, آئی ہیو آلریڈی میٹ دیم. یوزلی ہم ان کو ملتے تھے ڈیورنگ دا بجٹ سیشن. اس دفعہ ہم نے یہ کہا کہ وی شوڈ اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ, وی شوڈ میٹ دیم بفور دا بجٹ, سو وی انڈرسٹینڈ واٹ ایگزیکٹلی دے نیڈ اینڈ ہاؤ وی کین ڈیل ود دیم ڈیورنگ دا بجٹ وین بجٹ کمز. تو وقار صاحب بھی آئے ہیں, ٹیکسٹائل سیکٹر بھی آیا ہے, آپ کا کون سا اور سیکٹر تھا, بینکنگ سیکٹر بھی آیا ہے, اینڈ وی میٹ آل آف دیم اینڈ مور اور لیس جو انہوں نے آج پریزنٹیشن کی ہے یہ ہمیں بھی کر چکے ہیں. جی, تو وی نو دیئر ایشوز. اب چیلنج کیا ہے؟ چیلنج یہ ہے, آئی وانٹ ٹو ہیلپ دا ڈیری سیکٹر, آئی وانٹ ٹو ہیلپ دا بینکنگ سیکٹر, آئی وانٹ ٹو ہیلپ دا ٹیکسٹائل سیکٹر, بٹ آئی کین ناٹ. دا ریزن از دا مومنٹ وی سے کہ جی 18% ملک سے سیل ٹیکس ہٹا دیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ریونیو لاس ٹو دی گورنمنٹ.
سو جی یہ ریونیو لاس اگر ٹھیک ہے جی ملک پہ ہم مان لیتے ہیں تو یہ ریونیو لاس آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ اٹس جسٹ لائک بیلنسنگ اے بیلنس شیٹ. اگر بینکنگ سیکٹر کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کو نارمل ٹیکس رجیم میں لے آئیں تو جو 20% 15% کم ہوگا تو وہ ریونیو لاس کہاں جائے گا؟ یا تو یہ ہونا کہ ڈیری کہے مجھے کہ نہیں جی آپ مجھے 5% پہ لے آئیں اور میں آپ کو اتنا ہی ریونیو دوں گا یا اس سے زیادہ ریونیو دوں گا. دیٹ از not possible because I have discussed this option with the dairy sector. Banking sector کو اگر یہ کہیں تو no sector is willing to give a solution. Juices sector was one sector جنہوں نے ہمیں آ کے یہ proposal دیا کہ آپ ہمارا ٹیکس 15% کر دیں تو there will be no impact. You will still get the same revenue. So the issue is that until the sector comes and gives a solution, کیونکہ گورنمنٹ obviously is short on revenue. Expenses are more and the revenue is less. اس سال بھی 5 ٹریلین روپے کا شارٹ فال ہے which government is going to borrow. تو with such a huge short fall آپ کس کو ریلیف دے سکتے ہیں؟ کس سیکٹر کو ریلیف دے سکتے ہیں؟ اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ یو ہیو IMF سٹنگ آن یو کہ جی آپ خبردار آپ نے کسی کا ٹیکس کم کیا یا آپ کا ریونیو کم ہوگا. اگر کم ہوگا تو آپ اس کو کہاں سے پورا کریں گے؟ ادروائز وی آر ناٹ ریلیزنگ دا نیکسٹ ٹرانچ ٹو پاکستان. تو یو آر اسٹک ان اے ویری ڈیفیکلٹ پوزیشن. آپ لوگوں کی ہیلپ بھی کرنا چاہتے ہیں بٹ آپ کو سمجھ نہیں آتی ہاؤ ٹو ہیلپ دیم, فرام ویئر ٹو ہیلپ دیم, ویئر مور ریسورسز ول کم. اینڈ دا فیکٹ از کہ پاکستان ایک ون آف دا کنٹریز ہے جو ریورس کیلکولیشن کرتا ہے بجٹ کی. Exactly. It's not a revenue based budget, it is a reverse calculation. پہلے expense calculate ہوتا ہے پھر revenue calculate ہوتا ہے کہ یہ revenue کہاں سے آئے گا, which does not happen in any country that I know of. تو یہ چیزیں ہیں, these are the realities, and we as parliamentarians, people's representative, we want to help everybody, we want to give them relief, but the whole scenario اب 17.5 ٹریلین کا بجٹ آ رہا ہے, آپ کو پتہ ہوگا مور اور لیس. 8.5 ٹریلین از ڈیٹ فائنینسنگ. اب جس ملک میں 8.5 ٹریلین ڈیٹ فائنینسنگ ہو 17.5 ٹریلین میں سے 5 ٹریلین بوروئنگ ہو, آئی مین وی آر رننگ آن بوروڈ منی. دا گورنمنٹ رنز آن بوروڈ منی. If we don't borrow, Pakistan is bankrupt. And this is what the reality is. اب اس ریالٹی کو دیکھ کے سمجھ کے مطلب I feel bad when I meet all the sectors کہ یار I mean what we can do. یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا میں 10% کم کر دوں, بینک کا اور 5% بڑھا دوں, یا بینک کا 5% کم کر کے ٹیکسٹائل کو اور لگا دوں. مطلب دیر از نو اسپیس کہ جی آپ کسی کو ریلیف دے کے آپ اوور آل ریونیو مینٹین کر لیں. سو دس از دا ریالٹی. تو پاکستان از ان اے ویری ڈیفیکلٹ پوزیشن فائنینشلی, اور میں سمجھتا ہوں کہ انٹل سم ڈراسٹک ریونیو اسٹریم اور چینج کمز ان پاکستان, اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس vicious circle that Pakistan is stuck in. This is my view, and even the banking sector, the biggest bank's president is the finance minister of Pakistan. تو ان سے میں نے پوچھا, میں نے کہا I mean can you support bank, کہتا ہے I can't do anything. تو this is the reality. مطلب really it's very, Pakistan financially is in a very difficult position. تو اس پہ انویسٹمنٹ پھر کیسے آئے گی سر؟ انویسٹمنٹ تو مجھے نہیں لگتا کہ آئی ڈونٹ سی اینی گروتھ ان دا کمنگ ایئرس. آپ ابھی گروتھ کیلکولیشن پلاننگ کمیشن اور یہ نکالتے ہیں, بٹ دیٹ از 1%, 1.5% گروتھ, دیٹ از ہارڈلی اینی تھنگ فار اے کنٹری لائک پاکستان. تو آئی ڈونٹ سی مچ گروتھ کمنگ. ہاں یہ جیسے ہو سکتا ہے کہ مائننگ میں سے کوئی پاکستان کو کوئی ونڈ فال آ جائے, کسی اور جگہ سے کوئی ونڈ فال آ جائے. the regular situation that we are in, I don't see IMF, we getting out of IMF. I don't see
anything drastic changing in Pakistan. This is what my conclusion is. Thank you Thank for a you, very ji. frank and very blunt. जी और कोई सवाल जी आप चला जी उसके बाद दूसरा पांडुवाला साहब, you talk about some of the said कि until we take some drastic steps. So can you spell the beans? What would be those drastic steps that can be taken and that we have to take? That's one. जी ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी सर कि क्या हमने ये डिस्कस किया है कि टैक्स बेस को बढ़ाने के ऊपर हम क्यों नहीं बात करते, क्योंकि जितने सेक्टर बैठे हैं मुझे लग रहा था कि थोड़ा इनअप्रोप्रिएट है हम उनकी बात करें. अभी तक 40 क्लास या So this is what is happening to Pakistan. It's very, very simple. So we I asked what are the steps. You said so the first step is we must not spend the money that we don't have. In my view, this is the first step. I mean, if we take this step, this will at least stop the bleeding. अब देखें ना 5 ट्रिलियन हम बोरो करेंगे. अगर हम ना बोरो करें फॉर एग्जांपल एंड वी डिसाइड दैट वी आर नॉट गोइंग टू हैव, जैसे भी ये इम्तियाज़ साहब बता रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है, हर चीज़ में डेफिसिट है. तो इफ़ वी डिसाइड and say कि we are not going to do this, and whatever it takes, and whoever has to face the zero brunt, PSDP sir no, whichever area, for few years we should say that we are going to sustain ourselves as we earn. So first step to is that. Second is look for resources, increase your income, increase your revenue. And I think in Pakistan there are many areas that we can do that. So once we do that and we have a surplus to start with, then we can think of doing things. अभी तो हमारा घर ही ऑर्डर में नहीं है, हमें यही नहीं पता होता, रोज़ सुबह उठते हैं हमें यही नहीं पता होता कि कल एक्सपेंसेस कहाँ से पूरे होंगे, स्टेट बैंक को ये नहीं पता होता कि डॉलर कहाँ से मैं पे करूँगा फॉर द इम्पोर्ट्स. बैंक्स के पास अलग चैलेंजेस होते हैं. सो एवरी डे इज़ डे टू डे बिजनेस है पाकिस्तान भी. तो दीज आर द थिंग्स दैट आई फील दे नीड टू बी एड्रेस्ड. ओनली देन प्रॉब्ली वी कैन लुक एट. आपका जो क्वेश्चन था बेस बढ़ाने का, ये क्वेश्चन मैं खुद कोई 12 साल से देख रहा हूँ. एवरी ईयर न्यू प्रपोजल्स कम कि जी टैक्स बेस बढ़ाया जाए, वी शुड ऐड. कोई कहता है हम 13% पे चले जाएंगे, फिर हम 9 पे आ जाते हैं, फिर हम 10 पे चले जाते हैं, फिर हम, बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ टू वर्क ऑन टैक्स बेस इज़ अ डिसफंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ FBR. अब वो जैसे नबी साहब ने कहा कि जी उसकी रिफॉर्म्स हो रही हैं, 10 साल से तो मैं उसके रिफॉर्म्स देख रहा हूँ. तो देर इज़ नो रिफॉर्म. द सेम ओल्ड पीपल, वही आदमी आता है मोटरसाइकिल पे आपके आके दफ्तर में नोटिस दे के चला जाता है, और आप वो नोटिस का जवाब नहीं देते तो आपका बैंक अकाउंट सीज हो जाता है, आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं. मतलब दिस इज़ गोइंग ऑन फॉर एवर. तो अगेन समथिंग हैज़ टू बी डन अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन. either reform it, outsource it, change it, close it, do something. अगर if you don't do something, it will continue like this. And हर साल हम यही आपसे सुनेंगे कि जी वो टैक्स बेस क्यों नहीं बढ़ा. ये ऑर्गेनाइजेशन टैक्स बेस बढ़ा ही नहीं सकती. दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन इनडायरेक्ट टैक्सेशन, कि जनाब हर चीज़ पे टैक्स लगा दो, वहाँ से रेवेन्यू ले लो. जैसे ये बता रहे हैं टेक्सटाइल वाले, विद होल्डिंग एजेंट से टैक्स ले लो, फलाने से टैक्स ले लो. दैट्स ऑल. दे डोंट कलेक्ट एनी टैक्स. टोटल टैक्स में आई थिंक somebody gave a report कि 13% actually FBR टैक्स कलेक्ट करता है. The rest of all taxes is collected by other people, by customs, by withholding agents, by all kinds of other ways of collection. तो ये these are the realities of Pakistan. आपने पॉलिसी को अलग करने का फैसला किया था. अच्छा आप देखें, पॉलिसी को फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा जी पॉलिसी को हम अलग कर रहे हैं. अच्छा जी अलग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं?
وہی FBR کے آدمی لے جا کے فائنانس منسٹری میں بٹھا دیے کہ ناؤ دے ول ڈو دا پالیسی. دے آر دا سیم پیپل, ہاؤ ول دے ڈو اینی چینج ان دا پالیسی؟ ان کا انفلوئنس ختم ہو جائے گا. ایک میں آپ کو بڑی فنی اگزامپل دیتا ہوں. وین آئی واز ان دا فائنانس منسٹری تو 200 بلین کا شارٹ فال آ گیا ریونیو میں. دیٹس اے ہیوج شارٹ فال. تو آئی کالڈ دا چیئرمین FBR ایٹ دیٹ ٹائم. تو ہی کیم ٹو می. میں نے کہا جی یہ واٹ از ہیپننگ, وائی سچ اے ہیوج شارٹ فال؟ تو مجھے کہتا ہے سلیم صاحب آپ کو میں بتا دوں. میں نے کہا آپ بتا دیں مجھے, بیکاز آئی ووڈ لائک ٹو نو. کہتے ہیں یہ جو ٹارگٹ آپ کہہ رہے ہیں جس میں شارٹ فال آیا ہے, یہ تو ہمارا ٹارگٹ ہی نہیں ہے. یہ تو ہمیں دیا ہی منسٹری آف فائنینس نے, وہی جو ریورس کیلکولیشن ہوتی ہے کہ اتنے کا بجٹ ہے, اتنے کا ریونیو آپ نے لانا ہی لانا ہے. تو جب تک یہ چیزیں چینج نہیں ہوں گی, ویل بی سٹنگ ہیئر ڈسکسنگ دا سیم تھنگ, نتھنگ ول چینج. اینڈ آئی ہوپ کہ دے ڈو چینج. مطلب میری یہ ڈیزائر ہے کہ things should change in Pakistan, and we should. And the other thing that we do is that we lie. We lie, we don't tell the truth, we are not willing to accept, and we don't face the reality. We're not willing to face the reality. تو یہ چیزیں ہیں. اب I hope کہ in future things change and we can do something better than what we are doing now. جو آخر میں صاحب بیٹھے ہیں, پھر اس کے بعد جی آخر جی. تو شعیب صاحب, چینج ان بجٹ تو ڈیورنگ دا بجٹ سیشن ہی ہوتا ہے. اب فائنانس منسٹر جب اسپیچ کرتے ہیں تو وہ جنرلی جو چینجز ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں ڈیورنگ دا بجٹ, دیٹ از کالڈ دا وائنڈنگ اسپیچ. اینڈ اگر اس سے اوور اینڈ ابو اگر وہ کوئی چیز کر دیتے ہیں ان دا اسپیچ, تو دیٹ obviously cannot be part of the budget, because budget is approved by the parliament, and if something happens like that تو وہ تو completely ایک illegal چیز ہو جاتی ہے. تو ان کی speech cannot be outside what has been agreed by the parliament and what parliament has approved the budget. آپ کا جہاں اسپیچ میں آیا تھا اور وہیں پہ اپروو بھی ہوا تھا. یہ تقریباً ہم ریسنٹ پاس میں PTI کے دور میں آپ کے دور میں نہیں تھا, لیکن ڈار صاحب نے بھی اس طرح کا یہ جو 99 دیا ہے تھا یہ چیز ہم کے اندر نہیں. تو اگر یہ بجٹ میں وائنڈ اپ اسپیچ میں آ گیا تو دیٹ مینس بجٹ میں آ گیا نا, مینس اٹ واز ایڈیڈ ٹو دا بجٹ. اف اٹ واز ناٹ ایڈیڈ ٹو دا بجٹ دین دوسرا آپ اگر عام آدمی کے لیے کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس بجٹ میں, مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا اس بجٹ. ان سوال کا جواب جی. اور سگریٹ کا جی, سگریٹ کا یہ بھی جی بڑی پرانی کہانی ہے 300 بلین والی. یہ ہر سال آپ اس کہانی کو سنیں گے. میں ابھی سے بتا دیتا ہوں, نیکسٹ ایئر جب یہ بلال صاحب یہ کریں گے نا تو آپ پھر یہی کوشچن میرے سے کریں گے کہ یہ 300 بلین ریونیو کہاں جاتا ہے. یہ چوری ہوتا ہے, ٹیکس نہیں دیتے لوگ. سگریٹ مینوفیکچررز ٹیکس نہیں دیتے پاکستان میں, یہ تو سب کو پتہ ہے, اور نہ ان سے کوئی ٹیکس لے سکتا ہے.